नमस्कार, मैं प्रीति बाला शर्मा, प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर। बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए आज का अध्ययन बिंदु है पाठ्य सामग्री के स्रोत। स्टूडेंट्स, पाठ्य सामग्री के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ कंटेंट्स के बारे में मैंने थोड़ी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे दी थी। इन कंटेंट्स को यानी कि पाठ्य सामग्री के स्रोतों को हम दो वीडियो के माध्यम से समझेंगे, भाग ए और भाग बी। भाग ए में इन स्रोतों से संबंधित कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे और शेष बिंदुओं की चर्चा हम भाग बी में करेंगे। चलिए जानते हैं सोर्सेस ऑफ कंटेंट यानी कि पाठ्य सामग्री की स्रोत। एक साथ एक बार इन स्रोतों को समझ लेते हैं। पाठ्य सामग्री के स्रोत हैं पोषित मूल्य, आवश्यकताएं, समाज का वर्तमान एवं संभावित भावी स्वरूप, शिक्षार्थी की प्रकृति, लोकतांत्रिक नागरिकता की भावी आवश्यकताओं के रूप में प्रौढ़ क्रियाएं, जनमत, मानवीय ज्ञान का बढ़ता हुआ भंडार, विषय अथवा अनुशासन की प्रकृति एवं स्वरूप। इनमें से कुछ बिंदुओं के बारे में हम समझ लेते हैं। पहला बिंदु है पोषित मूल्य। मूल्य यानी कि मूल्य हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होते हैं। मूल्यों के अभाव में व्यक्ति का जीवन पशुवत होता है, यानी कि एक जानवर और एक इंसान यानी कि मनुष्य के जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा यदि मूल्यों का अभाव होगा तो। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ मूल्यों का पालन करता है, जैसे कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, परोपकार की भावना रखना, भाईचारे की भावना रखना, एक दूसरे की मदद करना। ये कुछ मूल्य होते हैं जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति करता है। व्यावहारिक रूप से हम इसे इस प्रकार से समझ लेते हैं कि जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे साथ में वो मूल्य हमारे साथ में चलते हैं। उन मूल्यों का ध्यान रखते हुए ही प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं के अनुसार कार्य करता है और व्यवहार भी उन्हीं मूल्यों के अनुसार करता है। मनुष्य तथा समाज के प्रत्येक आयाम से संबंधित मूल्य होते हैं, जैसे सामाजिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक व चारित्रिक मूल्य। तो जिस प्रकार से मनुष्य के मूल्य होते हैं उसी प्रकार से समाज के भी मूल्य निर्मित हो जाते हैं। व्यक्ति और समाज इन्हीं मूल्यों के अनुसार कार्य एवं व्यवहार करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य मूल्यों की प्राप्ति करना है, क्योंकि बालकों में इन मूल्यों का विकास करना आवश्यक होता है और इन मूल्यों का विकास करने का जो एक सुदृढ़ माध्यम है वह है शिक्षा। और शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य सामग्री के माध्यम से इन मूल्यों का विकास करना संभव हो पाता है। ये मूल्य ही क्या होते हैं? पाठ्य सामग्री का स्रोत बनते हैं। इन मूल्यों की जानकारी बालकों को देना और इन मूल्यों का विकास बालकों में करना, इसका माध्यम होता है पाठ्य सामग्री। अंतर्वस्तु के माध्यम से या पाठ्य सामग्री के माध्यम से बालकों में इन मूल्यों का विकास किया जा सकता है। और शिक्षा द्वारा या पाठ्यक्रम के द्वारा, यानी कि पाठ्यक्रम शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, तो शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। अगला बिंदु है आवश्यकताएं। आवश्यकताएं प्रत्येक देश की अलग आवश्यकताएं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग आवश्यकताएं होती है, समाज की अलग आवश्यकताएं होती है और विश्व की अलग आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की जानकारी भी देना और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना शिक्षा का उद्देश्य होता है, क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के अंतर्गत आता है। किसी देश के शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण उस देश की विभिन्न आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, क्षमताओं, सांस्कृतिक परंपराओं आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है कि शिक्षा के माध्यम से इन आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, क्षमताओं और सांस्कृतिक परंपराओं को पूरा करने का प्रयास सदैव किया जाएगा। अतः उसके लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री और पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री भी इन्हीं आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप ही होगी। तो ये आवश्यकताएं क्या हुई? एक प्रकार से पाठ्य सामग्री के स्रोत का कार्य कर रही हैं, क्योंकि इन्हीं आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास शिक्षा के माध्यम से किया जाता है और शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री निर्मित होती है।
ये आवश्यकताएं इस प्रकार से हैं: वैयक्तिक अथवा जैविक आवश्यकताएं, यानी कि व्यक्ति के अपने जीवन की आवश्यकताएं; सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताएं, यानी कि समाज की अलग आवश्यकताएं होती है और आर्थिक दृष्टि से अलग आवश्यकताएं होती है; राष्ट्रीय आवश्यकताएं, यानी प्रत्येक देश की अपनी आवश्यकताएं होती है; और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं, यानी कि विश्व की, पूरे संसार की अलग आवश्यकताएं होती है। तो इन सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पाठ्य वस्तु के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये आवश्यकताएं भी पाठ्य वस्तु के स्रोत का प्रमुख कार्य करती हैं। अगला बिंदु है समाज का वर्तमान एवं संभावित भावी स्वरूप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसका जो वर्तमान स्वरूप है और आने वाला जो अनुमान के आधार पर भावी स्वरूप होगा, उस अनुमान के आधार पर हम पाठ्य वस्तु का चयन कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि शिक्षा और समाज में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे शिक्षा में भी परिवर्तन आता है। पहले शिक्षा का जो स्वरूप है वो अलग था, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ। आधुनिक समाज पर विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव आया। यानी कि स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि पहले जो शिक्षा थी वो गुरुकुलों में, आश्रमों में प्रदान की जाती थी छात्रों को। एक पेड़ के नीचे भी शिक्षक और छात्र पेड़ के नीचे बैठकर भी अध्ययन अध्यापन का कार्य कर लेते थे। धीरे धीरे समाज बदला, विद्यालयों का निर्माण हुआ, नए नए उपकरणों का निर्माण हुआ, शामपट जैसे उपकरण आए, नई नई तकनीकी का निर्माण हुआ, तकनीकी आई और तकनीकी के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से नए नए इक्विपमेंट्स आए, यानी कि नए नए उपकरण निर्मित हुए, जिससे शैक्षिक प्रणाली भी बदल गई, समाज का स्वरूप भी बदल गया, समाज की आवश्यकताएं भी बदल गई, समाज की प्रकृति भी बदल गई। तो जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे शैक्षिक प्रणाली और शिक्षा, यानी कि शिक्षा व्यवस्था भी बदल गई। इसलिए शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में चिंतन, तर्क एवं निर्णय शक्ति के विकास पर बल दिया जाता है, ताकि बालक समाज के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढाल सके, अपने व्यक्तित्व को समाज के अनुरूप बना सके, ताकि जब वह बड़ा होकर एक योग्य नागरिक बनेगा तो समाज में रहकर वह अपने उत्तरदायित्व का संपूर्ण निर्वाह कर सके। समाज शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इन बिंदुओं के आधार पर हम समझ लेते हैं कि समाज की जो प्रकृति और आदर्श होते हैं वो पाठ्य सामग्री का स्रोत बनते हैं। किस प्रकार से कि समाज की जो नेचर है, आज जो समाज की जो प्रकृति है वो आज अलग है, लेकिन संभावित भावी स्वरूप उसका बदल सकता है। तो अनुमान के आधार पर हम उसी प्रकार की पाठ्य सामग्री का, एक जो पाठ्यक्रम निर्माता है उसी प्रकार की पाठ्य सामग्री का चयन करता है। समाज के आदर्श वर्तमान में अलग हैं, हो सकता है भविष्य में ये आदर्श बदल जाएं। फिर इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन, आज जो समाज का हमारा स्वरूप है वो अलग है, जैसे जैसे विकास होता जाएगा हमारा समाज भी बदलता जाएगा, तो उसी आधार पर पाठ्य सामग्री का स्वरूप भी बदल जाएगा और उसी आधार पर पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जाएगा। राजनीतिक और आर्थिक दिशाएं जो आज हैं उसकी जानकारी आज की पाठ्य वस्तु के माध्यम से दी जाती है और अनुमान के आधार पर फिर उसी के अनुसार भविष्य में भी पाठ्य सामग्री उसी प्रकार से परिवर्तित कर दी जाएगी। सामाजिक दृष्टिकोण, यानी कि समाज का जो दृष्टिकोण जिस प्रकार से परिवर्तित होता है, जैसे कि हम देखें पहले हमारा समाज का दृष्टिकोण नारियों के प्रति अलग था, स्त्रियों के प्रति अलग था, लेकिन जैसे जैसे समाज में विकास हो रहा है धीरे धीरे नारी के प्रति दृष्टिकोण भी बदल रहा है, नई नई अवधारणाओं का विकास हो रहा है, तो समाज का दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो रहा है और ये सामाजिक दृष्टिकोण ही पाठ्य सामग्री के स्रोत का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से समाज का वर्तमान और संभावित भावी स्वरूप पाठ्य सामग्री का स्रोत का कार्य करते हैं। अगला बिंदु है शिक्षार्थी की प्रकृति। शिक्षार्थी कौन, यानी कि बालक जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसकी प्रकृति पाठ्य सामग्री का प्रमुख स्रोत बनती है, क्योंकि पाठ्य सामग्री का केंद्र बिंदु कौन है, पाठ्य सामग्री या शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, एक शिक्षार्थी ही होता है। बालक ही वह संपूर्ण शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। बालक की सभी क्रियाओं का आयोजन, शिक्षा की समस्त क्रियाओं का आयोजन बालक
को ध्यान में रखकर किया जाता है। बालक को क्या ध्यान में रखेंगे? बालक की आवश्यकताएं, बालक की अभिरुचियाँ, उसकी क्षमताएं, इन सब का ध्यान रखते हुए ही पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान में रखी जाती है, वो है वैयक्तिक भिन्नता, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक बालक की अपनी विशेषताएं होती हैं, विशिष्टताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, अभिरुचियाँ होती हैं, उसकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक बालक की प्रकृति अलग होती है, कोई मंदबुद्धि है, कोई अति प्रतिभाशाली है, कोई औसत है। तो इस प्रकार से बालक के मानसिक स्तर, उसकी वैयक्तिक रुचि, उसकी आवश्यकताएं और उसकी क्षमताओं का ध्यान में रखते हुए पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रकार अंतर वस्तु के चयन में शिक्षार्थी की प्रकृति जो है एक प्रमुख स्रोत का कार्य करती है। इस शिक्षार्थी की इस प्रकृति का अध्ययन करना एक पाठ्यक्रम आयोजक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। जो पाठ्यक्रम निर्माता है उसे शिक्षार्थी की प्रकृति को समझते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और पाठ्य वस्तु यानी कि विषय वस्तु के अंतर्गत शिक्षार्थी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाना चाहिए। तो शिक्षार्थी की प्रकृति जो है वो पाठ्य सामग्री के स्रोत का प्रमुख कार्य करती है। कुछ बिंदुओं का अध्ययन हमने इस वीडियो में कर लिया है। शेष जो बिंदु हैं उनसे संबंधित चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।